पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला ना दाम मिला, मगर परिणाम देखिए, देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर फंसे। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने उक्ति कही थी, जीवन क्या है? जब मानवी पैदा होता है तो सांस होती है, नाम नहीं होता है, और जब इसकी मृत्यु होती है तब सांस नहीं होती है, नाम होता है। ये दोनों के बीच में किया हुआ काम ही व्यक्ति को मानवी भी बनाता है और इससे भी ऊपर ले जाता है। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर, अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई, पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठे विचार के साथ का मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, भगवान भला करे वो पॉल्सन डेयरी के मालिक का, जिसने आनंद के किसानों को अन्याय किया। आजादी के पहले पॉल्सन डेयरी यहां से दूध ले जाती थी, दूध ले जाने में उनका दूध का बिक्री नहीं हुआ तो नहीं ले जाते थे, फिर किसानों का दूध बेकार जाता था, दाम भी ठीक से नहीं देते थे। इसमें से एक संघर्ष हुआ, स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने पॉल्सन डेयरी का पक्ष लिया और त्रिभुवन भाई, युवा त्रिभुवन दास ने सरदार पटेल के पास जाकर फरियाद की। सरदार ने अपने स्वभाव के अनुरूप जवाब दिया, रोने से कुछ नहीं होता, काम करने से परिवर्तन होता है। आप लोगों ने कोऑपरेटिव बनानी चाहिए। और भाइयों बहनों, एक व्यक्ति ने एक गांव की छोटी सी कोऑपरेटिव बनाई जो आज देश के 2 करोड़ किसानों को सहकारी क्षेत्र के साथ जोड़कर हजारों करोड़, जैसे अगर अफ्रीका के फर्स्ट क्लास के ट्रेन के डब्बे में मोहनदास करमचंद दास गांधी को वो अंग्रेज उठाकर बाहर न फेंक देता तो दुनिया को महात्मा न मिले होते, उसी तरह से पॉल्सन डेयरी ने अगर अन्याय न किया होता तो आज भारत में अमूल नहीं होता। मगर अमूल ऐसे नहीं बनता है। अपने जीवन पर्यंत, और मैं जो कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है भाई, कि अपने आप को, स्व को पिघाल कर, अपने आप को साइड पर रखकर, जरा भी यश की अपेक्षा करे बगैर मूल सहकारिता की भावना के साथ एक एक किसान को जोड़ने का यत्न, प्रयत्न और सफलता त्रिभुवन दास जी ने प्राप्त करी। और वो महान मानव के कारण आज देश की करोड़ों किसान और विशेषकर महिलाएं समृद्ध हो गई। मैंने गांधीनगर के एक कार्यक्रम में, अमूल के कार्यक्रम में, बनासकांठा की एक किसान महिला जिसके पैर में हवाई चप्पल थी, उसको 60 लाख रुपए का चेक दूध का दिया है। यही हॉल में आशाबेन पटेल थी जिनको 1 करोड़ 12 लाख रुपए का चेक मैंने दिया था, यही हॉल। और ये आज उपलब्धि जो किसान महिलाओं को हो रही है, उसका मूल कारण ये सहकारिता आंदोलन। और जब अमूल बन गया, और अमूल बनने के बाद हमारे देश के एक कर्मठ प्रधानमंत्री, जिसने भी पूरा जीवन देश के लिए ही काम किया, श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री यहाँ अमूल को देखने आए। देखने तो बहुत लोग आते हैं, मगर महान लोग जो होते हैं वो देखकर इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 64 में अमूल डेयरी देखने आए और उन्होंने तय कर लिया कि सिर्फ गुजरात में, पूरे देश के पशु पालकों को ये विचार का, एक कंसेप्ट का, एक सफल प्रयोग का फायदा होना चाहिए। और उन्होंने निर्णय किया
कि एनडीडीबी बनानी चाहिए और 1964 में एनडीडीबी काम और 60 साल के अंदर एनडीडीबी ने पूरे देश भर के किसानों को, देश भर की सहकारिता को, देश भर के गांवों में काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को न केवल उनका सशक्तिकरण किया, उनको संगठित किया और अपने हक के लिए जागरूक करने का काम किया। और जब आप पशुपालन का व्यवसाय कोऑपरेटिव के माध्यम से करते तो सिर्फ किसान समृद्ध नहीं होता है, किसान समृद्ध होने के साथ साथ देश के कुपोषित बच्चों के लिए भी आपका सिंह जी ने ठीक किया कि मिलावट वाला दूध और दूध के उत्पाद व्यक्ति के शरीर को फायदा करने की जगह नुकसान करते हैं। मां बच्चे को दूध तो पिलाती है वो भरोसे से कि मेरे बच्ची को मैं पूर्ण आहार दे रही हूं, उसको कहां मालूम है अंदर यूरिया मिला हुआ है। और ये जो विश्वास अमूल ब्रांड के तहत, हमारी अलग अलग कोऑपरेटिव की ब्रांड के तहत खड़ा हुआ, इसने न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण किया, बच्चों को पोषण युक्त कर कर एक सशक्त नागरिक बनने की नींव डालने का भी काम किया। इसने ग्रामीण विकास को भी गति दी, इसके साथ साथ देश के विकास को भी गति दी और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया। और मोदी जी ने ये पूरे क्षेत्र, डेयरी हो, पैक्स हो या कृषि का फाइनेंस हो, ये सारे क्षेत्र को सालों से मांग थी, 70 साल से मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय बने जो नीति विषयों में पूरे देश के सभी राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करे, उनको साथ में ले, एक मंच पर लाए और गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक अच्छा प्रयोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए करे। और मोदी जी ने 70 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि देश का सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनने का भाग्य मोदी जी ने मुझे दिया है। त्रिभुवन भाई पटेल ने यहाँ पर एनडीडीबी के मुख्यालय का नींव रखा था। वो एनडीडीबी आज एक प्रकार से देश का नहीं, विश्व भर का बहुत बड़ा संस्थान बन गया है। और 1987 में एनडीडीबी एक कॉर्पोरेट बॉडी बना और 70 से 96 तक ऑपरेशन फ्लड की योजना बनाना, इसको लागू करना और श्वेत क्रांति में परिवर्तित करना, ये पूरा काम एनडीडीबी ने शिद्दत के साथ करा। एनडीडीबी ने एक काम अगर प्रोफेशनल तरीके से न किया होता तो परिणाम नहीं। और सहकारिता की ये ब्यूटी देखिए, मैं अमूल का ही उदाहरण ले देना चाहता हूं। 35 लाख माताएं बहनें जुड़ी है, किसी ने 100 रुपये से ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कई सारी माताएं बहनें आज भी अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकती, अंगूठा लगाती, मगर देश का सबसे प्रोफेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारा अमूल है और ये 100 रुपये की शेयर पूंजी से 60,000 करोड़ का व्यापार आ गया। ये जो मॉडल है, सब छोटी छोटी पूंजी वालों को इकट्ठा कर बड़ी पूंजी बनाना और बड़ा व्यापार करना और बड़ा मुनाफा सब छोटे छोटे लोगों में बांटकर सबको एक साथ समृद्ध। अमूल में मिलावट क्यों नहीं होती? एनडीडीबी के प्रोडक्ट में मिलावट क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका कोई मालिक ही नहीं। मालिक होता है तब लोग होता है कि मैं दूध में मिलावट करूंगा तो मेरा मुनाफा हो। यहाँ तो किसान ही इसका मालिक, इसका कोई मालिक नहीं। तो पवित्रता के साथ व्यापार भी चलता है और पवित्रता के साथ मुनाफा भी बढ़ता है। इससे अच्छा और कोई काम नहीं होगा। मैं ये यात्रा को ध्यान से देख रहा था मित्रों। जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्थापना का निर्णय किया, तब न त्रिभुवन दास जी को मालूम होगा
ना लाल बहादुर शास्त्री जी को मालूम होगा कि बीज कितना बड़ा वटवृक्ष है। मैं 22-23 की एनडीडीबी की रिपोर्ट को बारीकी से देख रहा था। उनकी सिर्फ एनडीडीबी की, अन्य डेयरियों की बात नहीं मैं कर रहा। तरल दूध की बिक्री 427 लाख लीटर प्रतिदिन है। 427 लाख लीटर दूध की खरीदी 589 लाख किलोग्राम है और उसका विपणन 427 लाख प्रतिदिन है। राजस्व 344 करोड़ रुपया से बढ़कर 426 करोड़ रुपए तक पहुंचा है और नेट प्रॉफिट 50 करोड़। मित्रों, ये बताता है कि एनडीडीबी ने कितना डेवलपमेंट किया। और मैं एनडीडीबी के बोर्ड की एक मीटिंग में गया था। वहां मैंने कहा था कि भाई अब आप दूध तक सीमित मत रहिए, स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर किसानों के भले के लिए, इस विषय में से आप बाहर निकलिए, इसको एक्सपांड करिए। मुझे आनंद है उन्होंने सब्जी, आलू और फल तीनों के प्रोसेसिंग की शुरुआत की है और आज किसानों को उसका चेक देने की भी शुरुआत है। किसान सब्जी पकाता है, उगाता है, परंतु इसको उचित दाम नहीं मिलते। सब्जी एक साथ पहुंच जाती है बाजार, दाम गिर जाते, शोषण होता है। कई बार तो सब्जी खेत में से ले जाने का पैसा भी नहीं मिलता है और इसके कारण बड़ा नुकसान वो किसके पास है। अगर सब्जी की प्रोसेसिंग होगी तो वो प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारे किसान की सब्जी पूरी दुनिया में जाएगी और इसका मुनाफा कोऑपरेटिव के मॉडल के तहत ही नीचे तक जाएगा। इसी तरह से आलू और फल के प्रोसेसिंग के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं इसके लिए मिनेश भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। आज पहली बार मुझे एक छोटा सा, आप लोगों को बहुत छोटी चीज लगी होगी कि एक बहन को 63,000 रुपए का चेक राजस्थान की महिला को मिला। 63,000 रुपए आपको बहुत छोटी चीज लगी होगी, परंतु विश्व के कार्बन क्रेडिट के बाजार में गोबर उठाने वाली मेरी बहन आज गोवर्धन योजना ने जिस प्रकार से बहुआयामी परिवर्तन लाया, हमारी कृषि का भूमि का संरक्षण और संवर्धन करेगी, कृषि का वर्धन करेगी, किसान की समृद्धि बढ़ाएगी और पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी काम करेगी। और पर्यावरण की शुद्धि का जो परिपाक है वो आज राजस्थान की बहन को 63,000 रुपए का चेक देते हुए कम से कम मैं तो सबसे आनंदित व्यक्ति था कि आज हमारी महिला जिनको कार्बन क्रेडिट क्या है वो मालूम भी नहीं है, वो गोबर से हमेशा उपले बनाकर काम करती थी। मोदी जी ने गैस दे दिया, अब उपलों का क्या करेगी वो? जब गोबर में से गैस बन रहा है, गोबर में से खाद बन रहा है और जो पैसा कार्बन क्रेडिट बच रही है उसका पैसा भी उसको मिल रहा है। मित्रों, इसी को कहते हैं कि जब एक नेता विजनरी होता है तो किस प्रकार से चीजों को बदलता है। नरेंद्र भाई ने, मुझे ठीक याद है, गोवर्धन का पहली बार विचार रखा तब वो सभा में इसमें था, ऑडियंस इससे 10 गुना होगा, सभी लोग थोड़ा मर्यादा से मगर मनोमन हंसते थे कि इस राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, गोबर से बोला धन खड़ा होगा। और साहब देखिए, देखते देखते गोवर्धन आज जमीन पर पहुंचाने का काम हो गया है। भाइयों बहनों, 10,000 FPO भी रजिस्टर करने में एनडीडीबी ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है और आगे आने वाले समय में ढेर सारा काम एनडीडीबी के नेतृत्व में होगा। मैंने उनको ये भी कहा है कि दूध स्वदेशी, दूध का उत्पादक स्वदेशी, दूध का खाने वाला स्वदेशी और उसके बनाने की मशीनरी क्यों विदेशी हो।
मुझे आनंद है नीलेश भाई ने इसमें भी आगे बढ़ा है और पूरे डेयरी के संयंत्र अब भारत में ही बनेंगे। आज हमारे देश को टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा तेज बच्चे अगर कहीं पर है तो हमारे देश में, और ये टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करें और हमारा देश के अंदर उत्पादन की गतिविधि बढ़ाएं, ये भी बहुत जरूरी है। आज मदर डेयरी ने नए फल और सब्जी प्रसंस्करण की इकाई का भी शिलान्यास किया है। लगभग 210 करोड़ रुपया वो लगाएंगे। पॉलीथीन का प्लांट भी लगाया है, लगभग 74 करोड़ लगाएंगे। और उत्तराखंड डेयरी का और मदर डेयरी का खीर घी और बद्री घी आज उसका ब्रांड का लॉन्चिंग भी हुआ है। मित्रों, कोऑपरेटिव की प्रोडक्ट को ब्रांडिंग डेवलप कर बाजार में खड़ा करना और कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट के सामने अच्छे से मल कुश्ती कर पाए ऐसी व्यवस्था करना, यही हमारी सफलता है। आज हमारी ब्रांड पूरे विश्व में, अमूल की ब्रांड पूरे विश्व में, आप जोर से ताली बजाना, 1 नंबर पर स्थान अमूल की। और कोऑपरेटिव की ब्रांड पूरे विश्व में 1 नंबर की पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लद्दाख के एप्रिकॉट के किसानों को, हिमाचल के सेब के किसानों को और मेघालय के अनानास के किसानों को भी आज यहाँ से फायदा मिला गया है। मित्रों, कोऑपरेटिव मंत्रालय में, सहकारिता मंत्रालय में 3 नई हमारी राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव बनाई है, जो एक शुद्ध मीठे बीज का संरक्षण और संवर्धन करेंगी, ज्यादा उत्पाद देने वाले मीठे बीजों का निर्माण करेगी। दूसरी, हमारी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती से हुए उत्पाद हुए प्रोडक्ट, उसको हमारे ब्रांड के साथ, भारत ऑर्गेनिक के ब्रांड के साथ विश्व के बाजार में हम पहुंचाएंगे, जिससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिल पाए। और तीसरा, एक एक्सपोर्ट की भी हमने कोऑपरेटिव बनाई है, जो विश्व के बाजार में हमारी कोऑपरेटिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी और उसका मुनाफा भी अमूल की तर्ज पर ही किसान के पास पहुंचेगा। ये जो इनिशिएटिव तब आता है जब नेतृत्व के मन में किसान की चिंता हो। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको कई सारे डायमेंशन से आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे पशु चारा हो, चाहे बीज हो पशु चारा का, चाहे कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे गोबर से धन उत्पन्न करना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने योजनाएं बनाई और हम आगे बढ़े। हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में लगभग 22 राज्य संघ बन चुके हैं, 231 जिला संघ बने हैं और 28 विपणन डेयरियां बनी हैं और 21 दूध उत्पादक कंपनियां का। कोऑपरेटिव का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे गुजरात में कहावत है, एक बाजू गांव अनेक बाजू राम। इसका मतलब एक और पूरा गांव और एक व्यक्ति, एक और अब तक 75 साल का काम और अब मोदी जी के आने वाले 5 साल का काम, इसकी तुलना होगी। हम नई 2 लाख कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं, जो हमारे अब कल्पना करिए 65,000 पैक्स, 65,000, इस 65,000 पैक्स को हम 2 लाख तक पहुंचाना चाहिए। इससे न केवल पैक्स मजबूत होंगे, गांव में सहकारिता बढ़ेगी, पैक्स मजबूत होंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होंगे तो स्टेट कोऑपरेटिव, प्राथमिक डेयरी मजबूत होगी तो जिला दूध उत्पादन संघ मजबूत होंगे और राज्य के संघ को भी ताकत। बेसिक काम, मूल काम प्राथमिक कोऑपरेटिव बनाना है और हमने तय किया है कि हम लगभग 2 लाख पैक्स बनाएंगे। मित्रों, हम विश्व में सबसे बड़े दूध के उत्पादक हैं,
231 मिलियन टन के उत्पादन के साथ हमने अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में नंबर 1 प्राप्त किया है। और वृद्धि दर एक नंबर ले लिया वो जरूरी नहीं, एक नंबर लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि वृद्धि दर विश्व का 2% है, हमारा वृद्धि दर 6% है। अब हमारा काम है कि 8 करोड़ ग्रामीण परिवार रोज दूध का उत्पादन करते हैं, इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में। इसका मतलब है बाकी 6.5 करोड़ का आज भी शोषण हो रहा है, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है, कई बार उनको दूध फेंक देना पड़ता है। हमारा काम है कि 8 के 8 करोड़ किसान कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अपने पसीने का पूरा मूल्य प्राप्त करे। इस दिशा में एनडीडीबी को आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, कई राज्य सरकारों ने एनडीडीबी के साथ समझौता किया है, काम आगे बढ़ रहा है। मैं भी लगातार दिनेश भाई से पूछताछ करता हूं, मुझे आनंद है कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मगर उसको और गति देनी चाहिए। और ये जो हमारा अभियान चला, इसका परिणाम देखिए। 1970 में हमारा दूध 40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था, आज 2011 में वो 103 किलोग्राम था, 2023 में 167 किलोग्राम, 167 किलोग्राम। और साहब, विश्व की एवरेज प्रति व्यक्ति 117 किलोग्राम है, हम विश्व की एवरेज से आगे बढ़कर 167 किलोग्राम पर। और अभी लल्लन सिंह जी को मोदी जी ने डिपार्टमेंट दिया है डेयरी और पशुपालन का। आते ही उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 पर काम चालू किया और इसकी एसओपी भी सितंबर माह में लॉन्च कर दी। मैंने मेरे घर पर पूरा प्रस्तुतिकरण देखा था, बहुत डिटेल प्लान लल्लन सिंह जी के नेतृत्व में डेयरी और पशुपालन विभाग ने बनाया है। मोदी जी ने जितने भी डायमेंशन श्वेत क्रांति के लिए, दूसरी श्वेत क्रांति के लिए गए थे, वो सारे इसके अंदर समाहित। 1 लाख नई और मौजूदा डेयरियों की उनको हम ताकत देंगे और मिल्क रूट्स का विस्तार करने का काम भी इस श्वेत क्रांति 2 के माध्यम से करेंगे। और हमने कई सारे लक्ष्यों से इसको मजबूत करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, इतना बड़ा आदमी जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में दिया जलाने का काम किया, त्रिभुवन भाई की जोड़ शायद ही कभी इस दुनिया को मिल पाएंगी। इतने बड़े आदमी के जन्मदिन के दिन आपने मेरे हाथ से एनडीडीबी के नए भवन का शिलान्यास करा है। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि एनडीडीबी हमारी श्वेत क्रांति 2 के सभी लक्ष्यों को पूरा करे और ये सभी 8 करोड़ दूध उत्पादक किसानों को कोऑपरेटिव के सेक्टर के साथ जोड़कर उनकी समृद्धि का जरिया बने। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं और अनंत शुभकामनाएं। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी और दृष्टिकोण हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आपकी उपस्थिति के लिए हम एक बार फिर से आपके आभारी है। तो ત્રિભુવનદાસ પટેલ જન્મ જયંતિની ઉજવણી અને તેની સાથે જ ઘણી બધી વાતો કરી છે, કઈ રીતે ગુજરાતે વિકાસ કર્યો છે, કઈ રીતે હરણફાળ ભરી રહ્યું છે, તે અંગે પણ તેમણે વાત કરીને આજે અમિત શાહનો પણ જન્મદિવસ છે, 60 વર્ષના તેઓ થયા છે।